तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर असेसमेंट एंड ऑडिट अंडर जीएसटी। ठीक है जी। इसको हम रिवाइज करेंगे हमारी बुक से, स्मार्ट समरी बुक से। ठीक है। अगर आपको चाहिए इसकी फ्री पीडीएफ कॉपी तो आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आपको चाहिए इसकी हार्ड कॉपी तो बाय कर सकते हैं फ्रॉम shivam-nagpaclasses.com से। इन दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके ओके, ठीक है जी। देखिएगा, आपके इसमें आते हैं 5 चैप्टर जो थ्योरी वाले हैं। 5 चैप्टर जो थ्योरी वाले हैं। एक आता है असेसमेंट एंड ऑडिट, एक है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, देन आएगा डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंस एंड पेनल्टी, एंड द लास्ट वन इज अपील एंड रिवीजन। ये 5 चैप्टर है, थ्योरेटिकल है। ठीक है। इसमें से आप एग्जाम में कम से कम 15 मार्क्स का आएगा, तो आपने इनको पक्का कर लेना है और उसमें फुल बाय फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है। आज हम रिवाइज कर रहे हैं असेसमेंट एंड ऑडिट अंडर जीएसटी। जो डिपार्टमेंट की कौन सी पावर है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। एक बात का मीनिंग क्या है यहाँ पर। देखिएगा, जो जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है, जो जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है, उसके पास 2 तरह की पावर है यहाँ पर। ठीक है। पहली कौन सी है यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। दूसरी कौन सी है? इन्वेस्टिगेटिव पावर। ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, असेसमेंट एंड ऑडिट के अंदर। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर के अंदर। ओके। जो एडमिन पावर है इनकी, वो क्या है? वो चेक है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल। ठीक है। वो कंप्लाइंस कर रहे हैं कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपके रिकॉर्ड्स हो गए, स्क्रूटनी कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं या वो ऑडिट कर रहे हैं उनकी। ठीक है। इसमें क्या है? ये मोस्टली रिकॉर्ड बेस है, मींस रिटर्न रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट बेस है। एग्जांपल, आपने कोई रिटर्न फाइल करी है, रजिस्टर 1 फाइल करी, 2 फाइल करी है, उसकी जांच करवा रहे हैं, उसकी ऑडिट करवा रहे हैं। ठीक है। वो कंप्लाइंस मैच करे कि आपने प्रॉपर कंप्लाइंस करा है जीएसटी को या नहीं करा है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडमिन पावर। देन जो आती है इन्वेस्टिगेटिव पावर, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? वो आपकी शॉप पर आकर के, परमाइश पर आकर के यहाँ पे करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे या फिर रेड करेंगे वहां पर। ठीक है। ये कब करेंगे? जब जो ऑफिसर है उसको स्ट्रांगली रीजन टू बिलीव है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। देन वो इंस्पेक्शन करेंगे, सर्च करेंगे, सीजर करेंगे। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, इस इन्वेस्टिगेटिव पावर को। ठीक है। इसको हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। पर आप ध्यान दीजिएगा, हाउ द ऑफिसर नो कि गड़बड़ है, तो पता कैसे चलेगा? फर्स्ट वो करेगा ऑफिसर, वो यूज करेगा एडमिन पावर। ठीक है। पहले जो आपकी रिटर्न की वो जांच करेगा, जो आपने रिटर्न फाइल करी है, जो अपने डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं, उनके पहले वो जांच करेगा, उनके ऑडिट करेगा। तो करेगा, उसको पता चलेगा कि आपने फ्रॉड कर रखा है। ठीक है, कोई गड़बड़ है, तो करेगा यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन, सर्च एंड सीजर। स्टार्टिंग यहाँ से करेगा इस पावर का यूज करके, एडमिन की पावर का यूज करके, देन वो जाएगा इस पावर के ऊपर बाद में। ओके। हम स्टडी करें इस चैप्टर को जो इनकी एडमिन पावर है। ठीक है। देखिएगा, सो असेसमेंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट की एडमिन पावर है। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द असेसमेंट? इट मींस द डिटरमिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। आपकी जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी को निकालना हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं यहां पर। ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडिट? इसका मीनिंग क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स फर्निश्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड असेस द कंप्लायंस। ठीक है। मींस आपके रिकॉर्ड की जांच करें कि वो करेक्ट है कि नहीं है, उसमें आपने पूरी कंप्लायंस करे हैं नहीं करे, इसको हम बोलते हैं ऑडिट। सिंपल सी बात, आपने पहले पढ़ा भी ऑडिट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिसर करवाएगा आपका ऑडिट। देखिएगा, सो व्हाट इज द नीड फॉर द असेसमेंट एंड ऑडिट? इसकी नीड क्या है? इस पावर की नीड क्या है? जो उनकी एडमिन पावर है, इसकी नीड क्या है? व्हाई? देखिएगा, जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे जीएसटी जो है वो क्या है? वो ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है। जो हमारी कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हारे पे ट्रस्ट करते हैं, जो रिटर्न फाइल करनी है, जो टैक्स पे करना है, वो क्या करता है टैक्स पेयर, वो सेल्फ असेस करता है। जो असेसी है वो टैक्स को सेल्फ असेस करता है एंड रिटर्न को फाइल करता है, जीएसटी को पे करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपना सारा जो उसके जो बिल है सारे जीएसटी ऑफिसर दिखाएगा, वो टैक्स निकालेगा, फिर आप टैक्स पे करोगे। जो एसएससी है वो सेल्फ असेस करेगा या फिर किसी सीए की हेल्प लेगा और टैक्स को पे करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, आप डिटेल फाइल कर रहे हैं, वो आप करेक्ट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, हमें आप पे विश्वास है। देन सो असेसी क्या करेगा, फर्स्ट सेल्फ असेस करेगा हिज टैक्स लायबिलिटी एंड फर्निश द रिटर्न्स, ओके। सो एज इट रिलाइज ऑन द सेल्फ असेसमेंट, गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो टैक्स फाइल कर रहे हैं, आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमें आप पे विश्वास है, पर ऐसा भी तो उसमें गड़बड़ होगी, कई लोग गलत फाइल करेंगे, कई लोग फ्रॉड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं, हमने दिए यहाँ पर एडमिन पावर टू जीएसटी डिपार्टमेंट, ताकि देयर इज नीड टू एस्टैब्लिश ए रोबस्ट ऑडिट मैकेनिज्म टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो ऑफिसर क्या करेंगे, वो जांच करेंगे कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो करेक्ट है कि नहीं है, उनका ऑडिट करेंगे। सभी का नहीं करेंगे, जिनका उनके ऊपर डाउट आ रहा है, ठीक है, जिन पर डाउट आ रहा है खाली उनका करेंगे। असेसी करेगा, सेल्फ असेस करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, टैक्स को पे करेगा। जिन पर डाउट आ रहा है डिपार्टमेंट को, उनकी जांच करेगा, उनकी ऑडिट करेगा, उनकी स्क्रूटिनी करेगा यहाँ पर, ठीक है। देन सो टाइप्स ऑफ असेसमेंट अंडर जीएसटी, इसको हम देख लेते हैं, ये क्या बोलता है। इसमें पहला क्या आता है, सेल्फ असेस। जो असेसी है वो सेल्फ असेस करेगा एंड टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट कहती है हमें तुम्हारे पे विश्वास है। देन इसमें आता है प्रोविजनल असेसमेंट। इसका मीनिंग क्या है, जो असेसी है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसकी वैल्यू क्या है सप्लाई की, या फिर उसमें रेट कौन सी आएगी, तो क्या करेगा, वो ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा, सर मेरा कर दीजिए यहाँ पर आप प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है, इसको हम पढ़ लेंगे। देन थर्ड यहाँ पे आता है स्क्रूटिनी असेसमेंट। इस केस में क्या होगा, आपने रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है, असेसी ने सेल्फ असेस करके यहाँ पे रिटर्न फाइल कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है, लेकिन ऑफिसर को डाउट आ रहा है, तो वो यहाँ पे करेगा जांच, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट। डन। इसमें नेक्स्ट आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें दो केस आएंगे। पहला केस कौन सा होगा, कोई ऐसा पर्सन तो जीएसटी में रजिस्टर है लेकिन वो रिटर्न को फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका यहां पे हो जाएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एक ऐसा पर्सन जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, इसका होता है यहां पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, हमें पर उसका ओवरव्यू ले रहे हैं यहां पर, ओके। देन अब इसको काटिएगा, यहां पे आएगा समरी असेसमेंट, समरी असेसमेंट। इसका मीनिंग क्या है, जो ऑफिसर है वो विदाउट नोटिस के डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा, यहां पर डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा कि आप इतनी अमाउंट का जीएसटी पे कर दीजिए, ठीक है। उसको लग रहा है कि जो ऑर्डर है उसको देने में मैं डिले करता हूं तो इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू का लॉस हो सकता है, ठीक है। ये इसका मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया, बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी, देखिएगा आप आगे। सो सेक्शन नंबर 59 सेल्फ असेसमेंट क्या बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस द टैक्स पेबल एंड फाइल रिटर्न अंडर 39, ठीक है। जो असेसी है टैक्स को सेल्फ असेस करेगा एंड जीएसटी को पे करेगा। गवर्नमेंट कह रही है हमें आप पे विश्वास है, यहाँ पर, ओके, ठीक है जी। देन सेक्शन नंबर 60 प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। ये किस केस में करते हैं हम, इसको हम देख लेते हैं। हाँ जी, रीजन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, इसके क्या क्या कारण है, ठीक है। ऑप्शन टू टैक्सेबल पर्सन, इसके पास ऑप्शन है, कब ऑप्शन है इसके पास, अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो वैल्यू निकाल पा रहा है सप्लाई की, या फिर जो रेट है टैक्स की वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इन दो केस के अंदर वो अप्लाई कर सकता है फॉर प्रोविजनल असेसमेंट टू प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिएगा, कोई थर्ड पार्टी पेमेंट है तो आप सोच रहे हैं इसको हम ऐड करें या फिर ना करें वैल्यू के अंदर,
ठीक है, कोई डिस्काउंट है पोस्ट अप्लाई, आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सामने वाला आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि इसमें जो होगा जीएसटी आएगा नहीं आएगा, वैल्यू में ऐड होगा नहीं होगा, कोई सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन जो शेड्यूल 1 की है, ठीक है, मींस ट्राई, TRAI, तो उसमें कोई कंसेशन है ही नहीं, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी लाइक काइंड एंड क्वालिटी की, सेम काइंड एंड क्वालिटी की, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप यूज करें रूल 30 का, नॉट एबल टू फाइंड द कॉस्ट, आप उसकी कॉस्ट निकाल नहीं पा रहे हैं, सिंपल सी बात, उसकी आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं वैल्यू को, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं टैक्स की रेट को, तो आप जाओगे ऑफिसर के पास, आप अप्लाई करोगे फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, सिर्फ इन 2 केस के अंदर, सिर्फ इन 2 केस के अंदर, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बताओ बेनिफिट्स ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, इसके बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर, इफ इन फ्यूचर जो आपका फाइनल असेसमेंट टैक्स होगा वो बनता है ज्यादा, मींस गेट शॉर्ट, आपने पे तो किया 1 लाख, आपका टैक्स बनता है एक्चुअल में 2 लाख, तो क्या होगा, अगर आपने अप्लाई किया है फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, इन दैट केस क्या होगा, ओनली इंटरेस्ट, आपको खाली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन बाकी केस में क्या होगा, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने कम टैक्स पे कर दिया, तो क्या होगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रीजन क्या है इसके पीछे कि आपको यहाँ पर खाली इंटरेस्ट पे करना पड़ा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया, यहाँ पर आपने पहले अफसर को यहाँ पर इंफॉर्म कर दिया है, आपने पहले अफसर को यहाँ पर इंफॉर्म कर दिया, पहले आपने बता दिया यहाँ पर, दैट्स वाई, तो उस पर आप पे खाली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके ओके, देन देखिएगा आगे हम देख रहे हैं प्रोविजनल असेसमेंट, स्टडी मैटर क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जो टैक्सेबल पर्सन है वो अनेबल है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द रेट ऑफ टैक्स, इसमें से कुछ भी होगा तो क्या करना होगा, वो अप्लाई करेगा टू ऑफिसर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। देन जो ऑफिसर है वो करेगा प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर देगा, यहां पर शैल बी इशूड विद इन द 90 डेज, आपने अप्लाई किया, यहां से 90 डेज में क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा फॉर प्रोविजनल असेसमेंट का, ठीक है। अलाउिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स प्रोविजनली, ठीक है, आप टैक्स पे कर दोगे जो आपने डिसाइड करा है उस टाइम, जो आपने टैक्स डिसाइड करा है, जो आपने रेट डिसाइड करी है, कि आपने कुछ डिसाइड किया होगा, अभी उसको ले लेते हैं, बाकी उसको बाद में फाइनल कर लेंगे, तो आपने वो टैक्स पे कर देना है यहाँ पर। देन आपको देना होगा बॉन्ड, जो डिसाइड करेगा ऑफिसर, जो डिसाइड करेगा ऑफिसर, जैसे ये बॉन्ड 1 लाख का है तो आपको देना होगा उसका 25% मैक्सिमम सिक्योरिटी, आपको कोई एफडी लिंक करनी होगी, आपको कोई कैश डिपॉजिट करना होगा ऐसे सिक्योरिटी, या आपको कोई एफडी लिंक करनी होगी, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, जो रहेगी 25% ऑफ बॉन्ड, ये मैक्स है, वो 10% भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है, ये मैक्सिमम 25% रहेगी यहाँ पर। अगर 1 लाख का बॉन्ड है तो 25 लाख की आपको यहाँ पर एफडी देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, डिसाइड करेगा ऑफिसर यहाँ पर। ओके, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सो फाइनल ऑर्डर कब पास करेगा, वो 6 महीने में पास करेगा फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ द प्रोविजनल ऑर्डर, ठीक है। सो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो ज्वाइंट कमीशन है, एडिशनल कमीशन है 6 मंथ से, ठीक है, आपको 6 मंथ और मिल जाएंगे यहाँ पर, जो कमीशन है उसको, जो कमीशन है वो एक्सटेंड कर सकता है बाय 4 years इन एक्सेप्शनल केस, इन एक्सेप्शनल केस। देन इफ फैट इज मोर देन द पैट, ठीक है, जो फाइनल सेस टैक्स है वो ज्यादा है प्रोविजनली सेस टैक्स से, मींस आपने शॉर्ट पे कर दिया है, आपने पे तो 1 लाख किया है, बनता आपका 2 लाख है, तो क्या होगा, आपको जो 1 लाख का डिफरेंस है आपको वो पे करना होगा, ठीक है। आपको साथ में पे करना होगा यहाँ पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, वो कब से लगेगा यहाँ पर, फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। जैसे आपकी जो ये पेमेंट थी, जो ट्रांजेक्शन थी, ये कौन से मंथ की थी, जैसे थी आपकी अप्रैल मंथ की, तो उसकी ड्यू डेट कौन सी है रिटर्न फाइल करने की, वो मई है ऑफ 20th, ठीक है, ये आपकी ड्यू डेट है इसकी रिटर्न को फाइल करने की। इसके नेक्स्ट जैसे मीन 21 ऑफ मई से आपका इंटरेस्ट लेना स्टार्ट होगा यहाँ पर टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ओके। देन इफ फैट इज लेस देन द पैट मींस एक्सेस पेड, बनते हैं आपके यहाँ पर 1 लाख थे, आपने पे कर दिए 2 लाख, तो 1 लाख आपको वापस मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट होगा, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर रिफंड वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वैसे देखिएगा, आपका बनता टैक्स यहाँ पर 1 लाख था, आपने 2 लाख पे कर दिया, ठीक है, लेकिन इस 2 लाख को आपने कस्टमर से रिकवर कर लिया, आपने कस्टमर से चार्ज कर लिया,
तो आपको 1 लाख वापस दे रहे हैं, ये बात तो गलत है। ये किसको मिलने चाहिए 1 लाख वापस? ये कस्टमर को मिलने चाहिए। ठीक है, हम चेक करेंगे, अगर आपने बटन को पास कर दिया है तो आपको नहीं मिलेगा 1 लाख वापस, वो मिलेगा उस कस्टमर को, इसके पॉकेट में पे गए हैं वो वाले। ठीक है जी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे रिफंड वाले चैप्टर के अंदर। ओके, देन इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा आपको? 6% पर एनम से मिलेगा। कब मिलेगा? पीरियड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम रिसेप्ट ऑफ द रिफंड एप्लीकेशन टिल डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन फाइल करी रिफंड के लिए, वहां से 60 दिन के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहां कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, जो आपने सिक्योरिटी दी है उसको हम यहाँ पर रिलीज कर देंगे 7 दिन के अंदर। आप एप्लीकेशन दोगे तो उसको यहाँ पर 7 दिन में रिलीज कर देंगे। इसको आप देखिएगा, डिटेल में दिखाता हूँ थोड़ा। जैसे हम बात करें यहाँ पर, आपने शॉर्ट पे कर दिया है, आपने शॉर्ट पेड कर दिया है, या फिर आपने यहाँ पर एक्सेस पेड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट पे किया है तो हम क्या लेंगे? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हैं मंथली रिटर्न के अंदर तो आपकी हो गया पर 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आप फाइल कर रिटर्न यहाँ पर क्या हुआ एमपी स्कीम के अंदर तो आपकी यहाँ पे होगी 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट अब से काउंट करेंगे हम काउंट करेंगे इंटरेस्ट को स्टार्ट फ्रॉम द 21st और 26th डे। ठीक है, टिल डेट ऑफ पेमेंट, टिल डेट ऑफ पेमेंट। ओके, देन अगर आपने यहाँ पर एक्सेस पे कर दिया है, आपका जो असेसमेंट हुआ था प्रोविजनली वो हुआ था मार्च में, उसको फाइनल किया गया इन 14 जुलाई को। ठीक है, तो आपने अप्लाई करा फॉर रिफंड के लिए 25 जुलाई को। ठीक है, यहां आपको 1 लाख ड्यू हो चुके थे। ठीक है, लेकिन आपने अप्लाई कब करा रिफंड के लिए? आपने अप्लाई कब किया रिफंड के लिए? आपने अप्लाई किया 25 जुलाई को। यहां से 60 दिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, स्मार्ट क्वेश्चन बैंक के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक स्टडी मेटा क्वेश्चन है, एक आरटीपी क्वेश्चन है। आपने दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, एक स्टडी मेटा क्वेश्चन है, एक आरटीपी क्वेश्चन, आपने दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए आगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई चांस है आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर ही आएगा। ओके, देन सेक्शन नंबर 61 स्क्रूटिनी असेसमेंट। अब यहां पे जांच होगी, किसकी जांच होगी? सो ऑफिसर में स्क्रूटनाइज द रिटर्न्स फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस। उसकी जांच करेगा, सभी की नहीं करेगा, जिस पर उसको डाउट आ रहा है खाली उसकी चेक करेगा यहां पर। ओके, इसको हम अगेन देख लेते हैं हमारे इस एक्स्ट्रा फाइल से। देखिएगा इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग जांच करना है। कब करेगा? जिस पर उसको डाउट आ रहा है, सबकी चेक नहीं करेगा वो। ठीक है, किसकी करेगा, कब करेगा? देखिएगा, आपने सेल्फ असेस किया या फिर आपने प्रोविजनल असेस किया, आपने रिटर्न को फाइल किया है, आपने रिटर्न को फाइल किया है, तो आपकी जांच कब होगी? रिटर्न की जांच कब होगी? जांच तब होगी, सिर्फ तब होगी जब आपने रिटर्न को फाइल किया है। अगर आपने फाइल नहीं किया तो जांच किसी करेंगे, है ना? तो आपने रिटर्न को फाइल किया यहां पर। ठीक है, कहां पे करेंगे? नोट एट द प्रीमाइस। आपके प्रीमाइस पे नहीं होगी, आपकी शॉप पे नहीं आ जाएंगे, आपके वहां पे शॉप पे आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव पावर, मींस इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च वगैरह। ओके, हम बातें करें यहां पर, हम बात करें एडमिन की पावर, उसमें क्या होगा? इट इज ओनली रिटर्न ओनली। ठीक है, ये खाली आपकी रिटर्न पर होगी विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मीन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमें आप ये डॉक्यूमेंट ला के दीजिए, हमें आप ये डॉक्यूमेंट ला के दीजिए। जो आपने पहले प्रोवाइड कर दिया है खाली उसकी जांच होगी। ठीक है ना, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते हो, तो डॉक्यूमेंट मांगना है तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने जीएसटी 1 फाइल करा है, सीबी फाइल करी है, आपने ईवी बिल फाइल करा है, ई जनरेट करा आपने, या आपने कोई एनुअल रिटर्न को फाइल किया है, इसको यूज करके वो क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे कि आपने सही प्रोवाइड करा है नहीं करा। आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मांगे तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है खाली उसका यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन सो अगर कोई मिलती है डिस्क्रिपेंसी इन दैट इज क्या होगा? वो नोटिस देगा टू बी इशूड बाय द ऑफिसर आस्किंग द एक्सप्लेनेशन विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है, अगर आपने जवाब दे दिया जिससे वो सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है, आपने लिखा था पर क्रेडिट ऑफ कार, आपने कार क्रेडिट ले रखे थे यहां पर। ठीक है, जो अलाउ नहीं होते हैं तो ऑफिसर ने आपसे पूछा
तो आपने बताया कि मैंने कार को यूज किया है फॉर फर्दर सेल, फॉर फर्दर सेल, फॉर फर्दर सप्लाई, तो आपको उसके क्रेडिट मिल जाते हैं। तो आपने इसको इतना बताया तो बोला ठीक है, सही बात तुमने देखे तो तुम्हें मिलना चाहिए, तो कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो तो आपको अलाउड है, तो आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया, आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन एक ऐसी डिस्क्रिपेंसी मिलती है जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या करना पड़ेगा, आप टैक्स पे कर दीजिए, आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए, क्योंकि आप लेट पे कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन जो डिस्क्रिपेंसी है आपने एक्सेप्ट नहीं करी, आपने बोला कि तुम गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर नो करेक्टिव एक्शन आफ्टर द एक्सेप्टेंस बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, आपने मान लिया कि हाँ ये गलती है, लेकिन आप कोई एक्शन ले रहे हैं, आप इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। इन दैट इज क्या करेगा ऑफिसर, जो ऑफिसर है मे टेक द एक्शन एनी ऑफ दी स्टेप्स, या तो करेगा वो ऑडिट, ठीक है, वो यूज करेगा एडमिन पावर, वो करेगा ऑडिट, या वो करेगा इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, वो यूज करेगा इन्वेस्टिगेटिव पावर इन नेक्स्ट चैप्टर वाली, ठीक है, या वो यूज करेगा यहां पर डिमांड एंड रिकवरी, वो आपके खिलाफ फ्रॉड का केस बना देगा, आपके खिलाफ फ्रॉड का केस बना देगा सेक्शन नंबर 73 एंड 74 के अंदर। ठीक है, जो उसको सही लगेगा वो यहाँ पर एक्शन ले लेगा। यहां पर ऑफिसर के पास पावर है, उसके पास चॉइस है। ओके, कंप्लीट कंप्लीट। देन हम आगे चलते हैं 63 एंड 62, इसको हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स, एक ऐसा पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर है लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो उसका हो जाएगा बीजीए। इस पर्सन ने यहां पर टैक्स पे किया 1 लाख इन अप्रैल, 1 लाख इन मई, जून में टैक्स पे नहीं करा, रिटर्न को फाइल नहीं किया, जुलाई में फाइल नहीं करी। जो ऑफिसर है वो वेट कर रहा है, अरे रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो उसका कर देगा बीजीए, इसका कर देगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बेस्ड ऑन डाटा अवेलेबल, डाटा अवेलेबल। ठीक है, वो देखेगा कि पहले यहाँ टैक्स पे करा 1 लाख का, 1 लाख का, तो अगेन वो 1 लाख का टैक्स बना देगा यहाँ पर, उसको बोलेगा टैक्स पे करो 1 लाख का। ठीक है, तुम रिटर्न तो फाइल कर नहीं रहे हो, टैक्स तो पे कर नहीं रहे हो, 1 लाख का टैक्स पे कर दीजिए, आपके खिलाफ ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा ये। सिस्टम जनरेटेड मेल या मैसेज ऑल रजिस्टर्ड पर्सन 3 days प्रायर टू ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, जो आपकी डेट होती है 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, इससे 3 दिन पहले आपके पास आएगा मेल, मैसेज आएगा कि आप रिटर्न को यहाँ पर फाइल कर दीजिए, एडवांस में मैसेज आएगा। ठीक है, जो ड्यू डेट है वो क्रॉस हो चुकी है, आपने फाइल नहीं करा उसको। ठीक है, देन सिस्टम जनरेटेड मेल आएगा अगेन टू ऑल द डिफॉल्टर दैट रिमाइंडिंग द फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑन टाइम, वो कहेंगे कि आपने रिटर्न को फाइल नहीं करा टाइम पे। ओके, देन 5 days लेटर ऑफ ड्यू डेट, वहां से 5 दिन के बाद, जैसे आपकी 20 लास्ट डेट थी, तो यहां से 5 दिन बाद मीन्स 25 को क्या आएगा, यहां पर नोटिस आएगा सीधा डायरेक्टली। ठीक है, क्या नोटिस आएगा, टू डिफॉल्टर फॉर द फाइलिंग द रिटर्न विद इन 15 days, वो कह रहे हैं कि आप यहां से 15 दिन के अंदर आप रिटर्न को फाइल कर दीजिए और टैक्स को पे कर दीजिए विद इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप उसको फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपकी यहां पर हो जाएगी बीजीए। आप उसको फाइल नहीं करते हैं तो यहां पर 1 लाख का ऑर्डर आ जाएगा, आपको 1 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अपलोड द समरी ऑफ ऑर्डर कंसिडरिंग, जो ऑफिसर है यहां पर वो बीजीए कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा, क्या कंसिडर करेगा, वो कंसिडर करेगा आपकी जीएसटी 1 को, जीएसटी 2A को, कितना आपका आईटीसी पहले आपने पहले 1 लाख टैक्स पे करा है, यहाँ आपको 20,000 आपको पहले आईटीसी मिल चुका है। ठीक है, आपका ईवे बिल की इंफॉर्मेशन यूज करेगा या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको यूज करके वो अपना एस्टिमेट बिठाएगा। ठीक है, अपने एस्टिमेट के बेस पर वो कुछ भी टैक्स की लायबिलिटी बना देगा और आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी टाइम लिमिट क्या है यहाँ पर, इस ऑर्डर की, जो उसने ऑर्डर दिया पेमेंट का, इसकी टाइम लिमिट क्या है, इसकी टाइम लिमिट 5 साल है, 5 year फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अगर आप हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023, तो इसकी ड्यू डेट कौन सी है, 31 दिसंबर 2023 है इसकी। यहां से लेकर 5 साल की इसकी टाइम लिमिट है इस ऑर्डर की, यहां से लेकर 5 साल की। ओके, देन देखिए इसके अंदर आप विड्रावल ऑफ बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। ठीक है,
इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। जो ऑर्डर है वाला इसको विड्रॉ कर लेंगे। कब विड्रॉ कर लेंगे? इफ ए वैलिड रिटर्न फाइल्ड विद इन द 30 days ऑफ द ऑर्डर बट लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी शैल कंटिन्यू। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ऑर्डर आया, उसने ऑर्डर दे दिया कि आप 1 लाख पे कीजिए, तो आपने पैसे पे नहीं करे, यहाँ पर आपने 30 दिन में रिटर्न को फाइल कर दिया। ठीक है, आपने रिटर्न को फाइल कर दिया और जो टैक्स एक्स होता है आपने पे कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आपने टैक्स को पे कर देना है, आपने लेट फी पे कर देनी है, आपने कोई पेनल्टी पे कर देनी है, आपने इंटरेस्ट पे कर देना है, आपको छोड़ देंगे वहां पर। ठीक है, आपको छोड़ देंगे, आपने कुछ नहीं करना। आपने रिटर्न को फाइल कर दिया, आपको छोड़ देंगे आप। ठीक है, आपने जो ऑफिसर रिक्वेस्ट नहीं करनी, सर मुझे माफ कर दो, मैं रिटर्न को फाइल कर देता हूँ, आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, आप रिटर्न को फाइल कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। आपका एक्चुअल 20 लाख बनता है, आपका एक्चुअल 20,000 बनता है, आप 20,000 पे कर दीजिए। आपका एक्चुअल 30,000 बनता है, 30,000 पे कर दीजिए। आपको 1 लाख पे करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो आपका एक्चुअल उसको पे कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपके खिलाफ होगी रिकवरी। ठीक है, आपके खिलाफ होगी पर रिकवरी, आपसे पैसे को रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे वो। इसको हम देखेंगे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर। डिमांड एंड रिकवरी में इसको डिटेल में देखेंगे कि रिकवरी कैसे होती है। आपके सामान को बेच देंगे, आपको किसी को पैसे लेने हैं, उससे पैसे को लेंगे, तो ऐसे रिकवरी होती है यहाँ पर, बाद में देखेंगे इसको। सेकंड कौन सा के साथ है इसके अंदर? इसको हम बोलते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि इट इज इन एडिशन टू स्टेप अंडर सेक्शन 73 एंड 74। कोई स्टेप लिए जा रहे हैं इन सेक्शन के अंदर, उससे अलग है। इसको हम पढ़ेंगे डिमांड एंड रिकवरी के अंदर। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी के अंदर अगर आपके खिलाफ कोई वहां पे एक्शन हो रहा है, वो अलग है, ये अलग है, आपने इसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, वो एक्शन से अलग है। देन हम बात कर रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, उसका यहाँ पे बीजीए हो रहा है, उसका यहाँ पर बैच जजमेंट असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो एक बार। आपके छोले कुलचे के बंदर भी दीवाने हैं। स्पेशल खाना है आप जैसे भाइयों का प्यार। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया स्ट्रीट फूड। आज हम आ गए हैं हांसी में सरदार जी के छोले कुलचे खाने। इनकी शॉप की लोकेशन है चौधरी चरण सिंह मार्केट, नजदीक बस स्टैंड हांसी। आइए इसकी मेकिंग देखते हैं। ये इन्होंने बटर ले लिया और ये ऊपर से डाल दिए छोले। जब पहले से फ्राई करके लाते हैं छोले, एक बार तो रेडी हो गया था, ये दूसरी बार हो रहा है। दूसरी बार बटर में आप फ्राई करते हैं। पहले भी बटर में तैयार होते हैं। और क्या आइटम मिलते हैं आपके पास? दही, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। ये बीट देख के आप आइडिया लगा सकते हैं लोग इनके छोले कुलचे के कितने दीवाने हैं। क्या टाइम हो गया भैया आपको? सर देखो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको। टाइमिंग क्या रहती है आपकी? टाइम सर्दियों का 3:30, गर्मियों का 5:30 और फारिग होने का वही टाइम है 8 से 8:30। 8 से 8:30। और ये क्या डाल दिया? नींबू, नींबू, छोले और ये प्याज। और इसका क्या प्राइस है? 30 ₹30। एक्स्ट्रा बटर 35, नॉर्मल बटर 30। ये एक्स्ट्रा बटर में है जी। इसका 35 प्राइस। जी सर जी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन तो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन वो टर्नओवर यहाँ पर 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, मीन्स वो 10 लाख 20 लाख क्रॉस कर चुका है, 10, 20, 40 लाख क्रॉस कर चुका है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो करोड़ में सेल कर रहा है लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो रहा जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो लायबल टू रजिस्टर हो गया। जैसे सरदार जी हैं वाले, ठीक है, ये बता रहे कि हम शाम को शॉप लगाते हैं, सारा माल बेच देते हैं। अभी उन्होंने क्या किया कि रिसेंटली 1.5 करोड़ की एक कोठी बाई करी है मॉडल टाउन के अंदर, एक शॉप बाई करी है 70 लाख की। ठीक है, इससे कमा करके ये करोड़ की सेल कर रहे हैं लेकिन जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। जीएसटी में रजिस्टर नहीं है। ठीक है, ये करोड़ की सेल कर रहे हैं लेकिन जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो जो ऑफिसर है उसने इनकी वीडियो देख ली एफबी पर। इस वीडियो मैंने डाउनलोड करा है फ्रॉम एफबी। ये हमारी शहर का है, हमारी सिटी का है, इसको मैंने डाउनलोड करा है फ्रॉम एफबी से। जो ऑफिसर हैं उसने इसको वीडियो को देख लिया एफबी के ऊपर। वो देख रहा है कि कितने कमा रहा है ये, इसने कोठी बाई कर लिया है, खुद बताने लग रहा है कि कितनी सेल होती है, सारा माल बिक जाता है। तो क्या किया ऑफिसर ने यहाँ पर? उसका कर दिया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। उसने एक एस्टिमेट लगाया कि इतने इतने कोठी बाई करी, इसे कमा करके एक दुकान बाई करी है, इतनी इसकी डेली की सेल होती है, निकालेगा। आप 20 लाख का जीएसटी निकालेगा। इसे डिमांड कर ली 20 लाख की जीएसटी की। इसका भेज दिया नोटिस कि आप जीएसटी पे कीजिए सीधा। ठीक है, तो उसको 20 लाख पे करने पड़ेंगे आप सरदार जी को। ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले देखिएगा। फेल्स टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख 40 लाख क्रॉस कर चुका है, करोड़ में सेल कर रहा है, फिर भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। या फिर एक ऐसा पर्सन जिसका कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन,
बट लायबल टू पे द टैक्स। ठीक है, इसको याद कीजिए, हमने पढ़ा था चैप्टर अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर कि ऑप्शन ने इसका कैंसिल कर दिया है। ठीक है, कोई भी गलत काम कर रहा होगा, इसका कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसका कैंसिल कर दिया फिर भी सप्लाई करे जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया टैक्स क्या होगा, इसका हम कर देंगे यहाँ पर, इसका हम बीजे कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अपने एस्टिमेट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, बीजे कर देंगे, इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर पासिंग द ऑर्डर 15 days नोटिस टू बी गिवन टू सेसी। ठीक है, ऑर्डर पास करने से 15 दिन पहले इसको मिलेगा नोटिस। ठीक है, ऑर्डर शैल बी पास्ड ओनली आफ्टर द कंसिडरिंग द रिप्लाई। ठीक है, इसको बोलने का मौका मिलेगा, इसको OBH मिलेगा यहाँ पर, इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो डायरेक्टली आप 20 लाख निकालिए, इसको पहले बोलने का मौका देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आप पैसे कहां से लेके आए थे 1.5 करोड़, आप दुकान का पैसे कहां से लेके आए थे, आपने घर कैसे बाई कर लिया, आप बता रहे कब डेली इतनी सेल करते हैं, आपको बोलने का मौका मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर की, 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, सेम। लेकिन यहाँ ऑर्डर विड्रॉ नहीं होगा, यहाँ ऑर्डर विड्रॉ नहीं होगा। ऐसा नहीं आप जीएसटी में रजिस्टर हो गए, आप रिटर्न फाइल कर दी, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप सफाई दीजिएगा या फिर आप टैक्स को पे कीजिएगा। ठीक है, इसमें आप देखिएगा हमारे जीएसटी में क्या होता है कि, हमारे जीएसटी में क्या होता है कि अंडर जीएसटी हाउ द डिमांड एंड रिकवरी डन फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन, डायरेक्टली नहीं होती। पहले यहां पे आता है नोटिस, इसको हम बोलते हैं शो केस नोटिस, इसको हम बोलते हैं शो केस नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कारण बनाया आएगा, कारण बताओ नोटिस। ठीक है, सफाई देने का मौका, बोलने का मौका दिया जाएगा उसको पहले। ठीक है, देन पास करेंगे ऑर्डर हम, इसको हम बोलते हैं डिमांड ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं डीओ। ठीक है, करो इस पेमेंट, इस अमाउंट की पेमेंट, करो इस अमाउंट की पेमेंट, इसको अमाउंट पे करनी पड़ेगी ये वाली। ठीक है, चले आगे। देन समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 64, ये कब करते हैं देखिएगा, ऐसे समरी असेसमेंट व्हेन द ऑफिसर हैज एविडेंस, ऑफिसर के पास यहां पर एविडेंस है विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द AC एंड JC, एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर का, इसने अप्रूवल ले लिया है, इसके पास एविडेंस भी है। क्या एविडेंस उसके पास, शोइंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, किस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस पर्सन ने जीएसटी पे नहीं करा है। ठीक है, एंड डिले इन ऑर्डर एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू एंड द समरी असेसमेंट ऑर्डर कैन बी पास, कि अगर वो ऑर्डर देने में डिले करता है तो जिससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू का लॉस हो सकता है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू का यहां पर लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल लीजिएगा कि जैसे कि एक ट्रक वाला जा रहा है, यहां पर ट्रक वाला जा रहा है, ट्रक में सामान लेके जा रहा है, इसके पास ना तो बिल है, ना इसके पास ईवी बिल है, ना इसने टैक्स पे कर रखा है, ये चला हरियाणा से है, चला हरियाणा से है, जा रहा है महाराष्ट्र, जा रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, ना बिल है ना टैक्स पे कर रखा है, इसको एज ए फ्रॉड कर करके लेके जा रहा है। ठीक है, रास्ते में उसने पकड़ लिया इसको यहाँ पर यूपी के अंदर। ठीक है, तो उसको मारे 2-3, पूछा कहां से लेके आया है, कहता हरियाणा से लेके आया हूं, मैं लेके जा रहा हूं उसको महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब ऑफिसर सोच रहा है कि पहले इसको मैं नोटिस दूंगा, इसको बोलने का मौका दूंगा, फिर बाद में मैं डिमांड ऑर्डर पास करूंगा, बाद में डिमांड ऑर्डर पास करूंगा। ठीक है, पहले देगा शोकेस नोटिस, देन ऑर्डर पास करेगा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी देर में ट्रक को लेकर भाग जाएगा बंदा तो। ठीक है, इतनी देर में ट्रक को लेकर भाग जाएगा, या फिर आइटम को गायब कर देगा, गुड्स को वहां से, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू का लॉस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसको पता है कि टैक्स लायबिलिटी बनती है, इसने जीएसटी पे नहीं किया है। ठीक है, इसके पास एविडेंस भी है। ठीक है, तो इनके अप्रूवल लेगा, उसका कर देगा यहाँ पर समरी असेसमेंट कर देगा, इसका समरी असेसमेंट कर देगा। इन दैट केस कोई भी नोटिस नहीं देगा, इसको बोलने का मौका नहीं देगा, इसको बोलने का मौका नहीं देगा, डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगा, डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं समरी असेसमेंट, डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगा यहाँ पर। ठीक है, विड्रॉवल कब कर लेगा इस ऑर्डर का हम, मे बी विड्रॉवल बाय द एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर। कब विड्रॉ करेंगे, ऑन एप्लीकेशन बाय द टैक्सेबल पर्सन मेड विद इन द 30 days ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जो टैक्सेबल पर्सन है वो सामने आया, उसने बताया कि जो ईवी बिल था वो एक्चुअल में था हमारे पास। ठीक है, जो ड्राइवर था उसको नॉलेज नहीं थी, उसको पता नहीं था। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे यहाँ पर। देन ऑन हिज ओन मोशन या फाउंड ऑर्डर इज एरर। ठीक है,
कोई सी खुद की गलती होगी, इसने गलतफहमी होगी इसको, तो भी इसको कैंसिल कर दिया जाएगा, इस ऑर्डर को वापस ले लेंगे। जो ऑफिसर है उससे गलतफहमी होगी, इसको देखने में गलती होगी कि ये कोई और काम के लेके जा रहा था, सप्लाई नहीं हो रही थी यहाँ पर, ठीक है, तो छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इसको फिर भी डाउट हो रहा है, इसको फिर भी डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे हम इसको, यहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन मे फॉलो द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 73 एंड 74, इस सेक्शन में इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, इस सेक्शन में इनके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं जो ऑफिसर है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर, डिमांड एंड रिकवरी। यहां पहले नोटिस आएगा, देन यहां पे ऑर्डर आएगा, ठीक है। खाली इस यहां पे आपका वो नोटिस नहीं था, डायरेक्ट ऑर्डर था, लेकिन यहां पे क्या होगा, पहले नोटिस आएगा, उससे पहले कारण बताओ, नोटिस देंगे क्या बताइए ऐसे आपने क्यों किया, बाद में ऑर्डर आएगा, ठीक है। यहां पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहां पे एक्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, इन दिस केस के अंदर। देन हाँ जी देखिएगा, डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन, इफ ए टैक्सेबल पर्सन टू whom liability pertains and not ascertainable in the case of supply of goods, ठीक है। अभी ड्राइवर है, गाड़ी में गुड्स को लेके जा रहा है, ना इसके पास बिल है, ना इसने जीएसटी पे कर रखा है, इसको पकड़ लिया ऑफिसर ने, ठीक है, इसको पकड़ लिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको थप्पड़ मारे दो चार, इस ड्राइवर को दो चार थप्पड़ मारे, बता किसी गुड्स है वाली, बता किसी गुड्स है, वो बता नहीं रहा है गुड्स किसकी है, पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ गुड्स को, पता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पर्सन इन चार्ज ऑफ गुड्स डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन। हम मान लेंगे ड्राइवर इसका मालिक है, ठीक है, ये ड्राइवर इसका मालिक है, इसको मान लेंगे, इसको बोलेंगे डीम टैक्सेबल पर्सन, इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हम इसको बोलेंगे तेरे को गुड्स लेके जानी है, तेरे को ट्रक लेके जाना है, तो पहले जीएसटी पे कर, ठीक है, पेनल्टी पे कर, सब कुछ पे कर, तो ही तेरा ट्रक छोड़ेंगे, तेरी गुड्स छोड़ेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे तू ही मालिक है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टर जो ड्राइवर है, या फिर कोई ओनर होगा वेयर हाउस का, जहाँ गुड्स मिले हैं, कोई वेयर हाउस में गुड्स मिले तो उसको हम पकड़ लेंगे। Then the last topic is audit. Assessment is complete. The last topic is audit. इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ ऑडिट है। पहला कौन सा है, ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, या फिर ऑडिट बाय द CANCMA, स्पेशल ऑडिट को हम बोलते हैं, स्पेशल ऑडिट, ठीक है। ये कब होगी, हु कंडक्ट द ऑडिट, जो कमिश्नर है या पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, कहां पे करेगा, एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफिस, वहां पे करेगा ऑडिट, ठीक है। जो सीए है, सीएम है, वो करेंगे यहाँ पर, जो नॉमिनेटेड होंगे बाय द कमिश्नर, ठीक है। यहाँ नोटिस आएगा यहाँ पर 15 दिन का, यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ टाइम लिमिट है कंप्लीट करने की 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर। यहाँ टाइम लिमिट है 90 डेज प्लस 90 डेज एक्सटेंशन बाय द कमिश्नर इन एक्सेप्शनल केस, इन एक्सेप्शनल केस। देन रीजन क्या रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा इसको करवाने का, सॉरी, यहां कोई भी कारण नहीं है, उसका मन करा ऑफिसर का मन किया, उसने करवा ली इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। और यहां पे क्या रहेगा, एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इफ ऑफिसर इज ओपिनियन दैट, ठीक है। देखिएगा यहां होता ना, यहाँ पे वो यहाँ पे कर सकता है, वो कर सकता है ऑडिट, ठीक है। आपके यहाँ पर क्या हुई, आपकी जांच हुई यहाँ पर, आपकी रिटर्न्स की, ठीक है, यहाँ पे जांच हुई, तो क्या कर सकता है पर वो कर सकता है यहाँ पर ऑडिट, ठीक है। एक काम तो ये रहेगा, आपकी जांच हुई यहाँ पर, या कोई इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, यूजिंग द इन्वेस्टिगेटिव पावर इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो जो वैल्यू है गुड्स की नॉट डिक्लेयर्ड करेक्टली, आपने वैल्यू गलत शो कर रखी है, या फिर आपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल कर लिया है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल ऑडिट होगा बाय CANCMA, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, कंडक्ट ऑडिट कौन करेगा, यहाँ पर जो पीओ है विद असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, करेक्टनेस ऑफ द टर्नओवर एंड आईटीसी एक्सेट्रा, ओके। जो आरपी है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या करेगा, वो वीआईपी करेगा, वो करेगा वीआईपी, वी से क्या आएगा, वो फैसिलिटेट करेगा वेरिफिकेशन, प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस, इसका ऑडिट हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मेड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर टू गेट द रिकॉर्ड एग्जामिनेड एंड ऑडिटेड, ऑडिट में भी कंडक्टेड
इवन द अकाउंट ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर द कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ के अंदर जो आपका अकाउंट है ऑडिट है वो अलग बात है, यहां पे हम अलग से करेंगे ऑडिट, यहां अलग से ऑडिट होगी। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। देन इस अदर पॉइंट क्या आते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब स्टार्ट होगी, व्हेन रिकॉर्ड मेड अवेलेबल, या फिर द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऑडिट एट प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जब सामने वाले पर्सन ने रिकॉर्ड दिए या फिर हमने एक्चुअली स्टार्ट कर लिया, विच एवरेज लेटर, जो 3 मंथ हम यहां से काउंट करेंगे, 3 मंथ यहां से काउंट होंगे। ओके, देन इसका पीरियड क्या रहेगा, कैन बी फाइनेंशियल ईयर, कैन बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मीन 6 मंथ, 2 मंथ, या फिर मल्टीपल्स। ठीक है, देयरफॉर नो नीड टू पास द सेपरेट ऑर्डर फॉर द ईच फाइनेंशियल ईयर। ये 2 साल का हो सकता है, ये 3 साल का हो सकता है, ये 1 साल का हो सकता है, ये 3 मंथ का हो सकता है, ये 6 मंथ का हो सकता है। ठीक है, सभी का ऑर्डर एक ही आएगा, सभी का ऑर्डर एक ही आएगा। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ऑडिट, देन क्या होगा, ऑडिट फाइंडिंग एंड द रीजन टू बी इंटीमेटेड विद इन द 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। ठीक है, जिसका ऑडिट होगा उसको बताएंगे सही क्या इसमें गड़बड़ निकली है, क्या गड़बड़ नहीं निकली है, उसको बताना पड़ेगा यहाँ पर 30 दिन के अंदर। जो ऑफिसर है वो कर सकता है इनिशिएट एक्शन अंडर द 73 एंड 74 इफ टैक्स इज नॉट पेड, या फिर शॉर्ट पेड होगा, या फिर आईटीसी ओनली अवेल होगा, या फिर एरोनियस होगा। मींस आपने फ्रॉड किया यहाँ पर, कहाँ गया, आपने फ्रॉड किया यहाँ पर। ठीक है, यहां आप खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। आपकी यहाँ पर ऑडिट हो चुकी है, आप पकड़े गए हैं, तो क्या करेगा ऑप्शन यहाँ पर, आप फाइल कर देगा यहाँ पर ऑडिट का केस, सॉरी फ्रॉड का केस। इसको हम पढ़ेंगे डिमांड एंड रिकवरी के अंदर, डिमांड एंड रिकवरी के अंदर। डन डन। तो दोस्तों ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। मैंने आपको बताया कि आपके 5 चैप्टर हैं ये वाले, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऊपर गया, तेरा चैप्टर ये वाला हो गया। इसी नेक्स्ट चैप्टर हो गया डिमांड एंड रिकवरी, ऑफेंसिव पेनल्टी एंड अपील डिवीजन। 15 मार्क्स आप एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसको आपने कवर करना है, नहीं छोड़ना है, एंड फुल मार्क्स इसमें आपने स्कोर करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय दोस्तों।